नमस्कार, जनता टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी। शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला। यूपी एमएलसी उपचुनाव के लिए बीजेपी और सपा दोनों ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। जहां बीजेपी ने धर्मेंद्र सिंह सेंथवार और निर्मला पासवान को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने आदिवासी समाज से आने वाली कीर्ति कोल को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। सपा का कीर्ति कोल को मैदान में उतारना सपा का बड़ा सियासी दांव माना जा रहा है। आज एमएलसी की 2 सीटों पर उपचुनाव के नामांकन के लिए आखिरी दिन है, इसलिए बीजेपी और सपा की कैंडिडेट आज नामांकन करेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सदस्य अहमद हसन के निधन और बीजेपी के ठाकुर जयवीर सिंह के इस्तीफे की वजह से विधान परिषद की 2 सीटें खाली हो गई थी, जिसके लिए चुनाव आयोग ने 18 जुलाई को इन दोनों सीटों पर उपचुनाव कराने की घोषणा की थी। आयोग की घोषणा के मुताबिक इन दोनों सीटों पर 25 जुलाई से निर्वाचन प्रक्रिया शुरू हो गई है और 11 अगस्त को इन सीटों के लिए मतदान होना है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह जुड़े हुए हैं। अनूप, एमएलसी प्रत्याशी आज नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। देखिए ऋषभ, आज एमएलसी पद के लिए नामांकन का आखिरी दिन है। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की तरफ से, भाजपा की तरफ से 2 प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र सिंह सेंथवार, निर्मला पासवान दोनों प्रत्याशी बनाए गए हैं। धर्मेंद्र सिंह सेंथवार जो गोरखपुर से बिलोंग करते हैं, गोरखपुर में क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं और योगी के काफी करीबी माने जाते हैं। दूसरा नाम निर्मला पासवान का है, दलित का चेहरा है, केशव मौर्य के करीबी मानी जाती हैं। और इसके बाद आज जो आखिरी दिन है, चूंकि नामांकन का, दोनों ही प्रत्याशी आज 12 बजे के बाद पार्टी कार्यालय से तमाम जल समर्थन के साथ वहां पर विधानसभा पहुंचेंगे, वहां पर नामांकन करेंगे। वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा ऋषभ, क्योंकि भाजपा कार्यालय में खड़े हैं, कार्यकर्ताओं का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। कार्यकर्ता जोश उत्साह के साथ में यहाँ पर खड़े हुए हैं और अपने प्रत्याशी का समर्थन देने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से यहाँ पर एक खुशी का माहौल जैसा है। दूसरी तरफ अभी आप कह भी रहे थे कि समाजवादी पार्टी की तरफ से जो कीर्ति कोल को प्रत्याशी बनाया गया है, समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा राजनीतिक दांव खेला है, क्योंकि जो द्रौपदी मुर्मू के बाद फिर आपने देखा होगा किस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक सियासी हलचल मच गई थी, क्योंकि वो आदिवासी समाज थी। समाजवादी पार्टी ने उसके क्रिया की प्रतिक्रिया दी है और जो कीर्ति कौल को प्रत्याशी बनाया है, निश्चित रूप से 2024 का लक्ष्य साध कर देख रही है कि 2024 में अगर भारतीय जनता पार्टी इस आदिवासी समाज से जो महामहिम राज्यपाल को प्रेजेंटेशन देगी, तो निश्चित रूप से उसके बदले में यहाँ पर जो वर्तमान में जो एमएलसी प्रत्याशी बनाया गया है कीर्ति कोल को, निश्चित रूप से उनका विकल्प के रूप में उत्तर प्रदेश में राजनीति में दमखम भरेंगी। अब देखना होगा, क्योंकि 2024 का लक्ष्य है, ऐसे में सभी पार्टियां जातिगत समीकरण के अनुसार अपने प्रत्याशियों को उतारा है। बिल्कुल, सभी पार्टियां जातिगत समीकरण के अनुसार ही अपने प्रत्याशी को उतारी। अब देखने वाली बात यह है कि अब परिणाम क्या होने वाले। अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। सावन के तीसरे सोमवार के मौके में शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। मंदिरों में शिव भक्त पूजा अर्चना और जलाभिषेक कर रहे हैं। दूध, बेलपत्र और जलाभिषेक करते हुए श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। महिलाएं भी बड़ी संख्या में भगवान शिव की आराधना के लिए पहुंच रही हैं। मंदिर में सुबह से ही लोगों की लंबी लंबी कतारें लगना अब शुरू हो गई हैं। शिवालय हर हर महादेव और बम भोले के जयकारों से गूंज रहे हैं। तो आज सावन का तीसरा सोमवार और सावन के तीसरे सोमवार पर देश के तमाम शिवालयों में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। लंबी लंबी कतारों में शिव भक्त यहां दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए लंबी लंबी कतारों में लोग यहां पर लाइनों में लगे हुए हैं। भांग, दतूरा, बेल का पत्ता आदि समर्पित करने के साथ साथ तमाम श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। और सावन का आज तीसरा सोमवार है। कहा जाता है कि सावन के सोमवार में भगवान का जलाभिषेक करने और भगवान की आराधना करने से हर मनोकामना पूरी होती है। और इसी बात पर श्रद्धा रखते हुए तमाम श्रद्धालु शिवालयों में पहुंच रहे हैं। और इस पर गाजियाबाद से हमारे सहयोगी हैदर अली जुड़े हुए हैं।
हैदर अली, आज सावन का तीसरा सोमवार है। शिवालयों में लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। भगवान शिव की आराधना करने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए तमाम शिव भक्त शिवालय पहुंच रहे हैं। वहां पर क्या तस्वीर है मंदिरों की, किन मनोकामनाओं के साथ इस बार तमाम श्रद्धालु भगवान शिव के पूजा अर्चना और जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए ऋषभ, मैं गाजियाबाद के विश्वनाथ मंदिर के अंदर खड़ा हूँ, जहां पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूँ कि देर रात से यहाँ पब्लिक जो है वो जल चढ़ाने में लगी हुई है। सावन का तीसरा सोमवार जो है उसको अगर बात की जाए, सावन के जितने भी सोमवार आते हैं इसमें मेन उद्देश्य यही रहता है लोगों का कि लोग अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए जलाभिषेक करते हैं। क्योंकि पिछले हफ्ते लोग कांवड़ लेकर आए थे, कांवड़िया, उसके बाद भी जलाभिषेक हुआ था, उसके बाद आज तीसरा सोमवार है। मैं आपको तभी तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ कि कुछ लोग रात से ही यहाँ लाइन पे लगे हुए थे। लाइन में लगने के बाद देखिए अभी तक भी जो टाइम हो रहा है, अभी तक भी लोग लगातार लगे हुए हैं और ये भीड़ लगभग 1 किलोमीटर दूर के दायरे में लगी हुई है और लोग जो है लगातार यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। कहीं ना कहीं लोगों से हमने इस बारे में बात की तो लोगों ने साफ तौर पर बताया कि कोरोना काल के बाद जहाँ लोग इस अब आस्था के दौर पर कहीं ना कहीं अब लोग मंदिरों पर रास्ते खुले हैं तो मनोकामना पूरी करने के लिए आने वाली कोई ऐसी आपदा ना आ पाए। और कहीं ना कहीं बुजुर्ग भी, देखिए हमारे साथ यहाँ बुजुर्ग भी है, जो बुजुर्ग आ रहे हैं यहाँ पर ये जलाभिषेक करने के लिए आए हैं। आप चैनल के माध्यम से आप बताइए क्या क्या मनोकामना पूरी करना है? अम्मा जी आप भी आइए, उम्र कितनी अम्मा जी आप बताइए अपनी? 60 के ऊपर है। आप मनोकामना क्या मांगने आई है? देखिए कहीं ना कहीं विशेष जो लोग परेशान हैं और कोरोना काल के बाद निकलने के बाद जितने लोग परेशानी के दौर से गुजरे हैं तो सरकार तो पर चाहते हैं कि भगवान शिव को राजी करने के बाद ताकि ऐसा दोबारा से कोई आपदा देश के अंदर ना पाए। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों की मनोकामना द्वेश्वर मंदिर के अंदर एक आस्था का प्रतीक भी है, क्योंकि जो द्वेश्वर मंदिर है वो बहुत पुराना सिद्धपीठ मंदिर है और यहाँ पे कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जो सूबे के मुख्यमंत्री है वो भी कई बार आ चुके हैं। जी सर। तो हैदर, जैसा कि देख पा रहे हैं मंदिर में लंबी लंबी कतारें लगी हुई और बुजुर्ग जो हैं वो लाइनों में लग के भगवान शिव के दर्शन करने के लिए पहुंच रही। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन। लखनऊ और कानपुर के पुलिस कमिश्नर बदले जाएंगे। एसपी शिरोडकर लखनऊ पुलिस आयुक्त बने, बीपी जोगदंड कानपुर पुलिस कमिश्नर बने। डीके ठाकुर, विजय सिंह मीणा को वेटिंग में डाला गया है। यूपी में 7 सीनियर आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए। तो एक बार फिर से लखनऊ से तबादले की खबर। योगी सरकार में एक और बड़ा फैसला, तमाम अधिकारियों के तबादले किए गए। यूपी में 7 सीनियर आईपीएस अफसरों के तबादले की खबर। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, योगी सरकार का बड़ा एक्शन। परिषदीय स्कूल के छात्रों को सीएम योगी आज सौगात देने जा रहे हैं। कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के अभिभावकों के खातों में सीएम योगी 1200 रुपए भेजेंगे। योगी सरकार के इस फैसले से लगभग 1 करोड़ 90 लाख छात्रों को फायदा होगा। बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूली बच्चों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से ये धनराशि दी जाएगी। फिलहाल यूपी के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को 1100 रुपए दिए जा रहे हैं। इनमें 2 जोड़ी यूनिफॉर्म के लिए 600 रुपए, स्वेटर के लिए 200 रुपए, जूते मोजे के लिए 125 रुपए और स्कूल बैग के लिए 170 रुपए शामिल है। इसके अलावा स्टेशनरी में 4 कॉपियां, 2 पेंसिल, 2 रबर और 2 कटर के लिए पैसे दिए जाएंगे। यूपी में राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों से मोटी रकम लेकर साल भर बैठने, ब्लूटूथ के जरिए नकल कराने और परीक्षा केंद्रों की शुचिता भंग करने के लिए आरोप में 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें पेपर साल्वर, गैंग लीडर और अभ्यर्थी शामिल हैं। सभी आरोपियों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई जब समाजवादी पार्टी ने लेखपाल परीक्षा में कथित पेपर लीक को लेकर सरकार पर हमला बोला है। वहीं गिरफ्तारी को लेकर एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश ने बताया कि एसटीएफ को पहले से जानकारी मिली थी कि कुछ गैंग सॉल्वर और ब्लूटूथ का इस्तेमाल करके अभ्यर्थियों को नकल कराने की कोशिश करेंगे। यूपी एसटीएफ ने बताया कि अलग अलग स्थानों से कुल 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया गया है कि ये सॉल्वर केवल यूपी के नहीं बल्कि बिहार से भी बुलाए गए थे।
इनमें से यूपी के प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, मुरादाबाद, मेरठ, लखनऊ से आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं हरियाणा और पटना से भी एक एक आरोपी गिरफ्तार किया गया। लेखपाल पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष भी हमलावर है। कांग्रेस नेता दीपक सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि यूपी की भाजपा सरकार वीक है। आज एक और पेपर लीक है। साथ ही सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि हर बार की तरह एक बार फिर लेखपाल भर्ती परीक्षा का पेपर सफलतापूर्वक लीक हो गया। उत्तर प्रदेश में अब तक 1 दर्जन पेपर लीक कराने का अपार सफलता के लिए धन्यवाद। आज एक और पेपर लीक होने से स्पष्ट हो गया है कि यूपी की सरकार वीक है, इसलिए आज एक और पेपर लीक है। रोज पेपर लीक, पहले एक डायलॉग था तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, अब उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में हो गया है पेपर लीक पर पेपर लीक, पेपर लीक पर पेपर लीक। आज इस तरह से लेखपाल भर्ती का पेपर लीक हुआ है, निश्चित रूप से समझ में आता है कि साजिश है। सीएम धामी हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत करेंगे बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। प्रदेश टोली और जिला टोलियों के साथ भी बैठक करेंगे। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक करेंगे। सीएम धामी शाम 5 बजे देहरादून से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, शाम 5 बजे देहरादून से दिल्ली के लिए रवाना होंगे धामी। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से हमारे सहयोगी नवीन जुड़े हुए हैं। नवीन, आज सीएम धामी हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत अब सक्रिय भी हो गए हैं, देहरादून से दिल्ली के लिए रवाना भी होंगे। क्या कुछ कार्यक्रम तय हुआ है सीएम का? जी, निश्चित तौर पर आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर लगातार तैयारियां चल रही हैं। चाहे बीजेपी प्रदेश कार्यालय की बात की जाए या फिर मुख्यमंत्री आवास की बात की जाए, लगातार तैयारियों का दौर जारी है। और अब से कुछ देर बाद ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश कार्यालय में बैठक करेंगे। इसके साथ ही आजादी का जो अमृत महोत्सव है, 75वां जो अमृत महोत्सव है, इसको लेकर जो कई सारे संस्थाएं हैं उनके साथ बैठक करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत करीब 25 लाख घरों में तिरंगा लगाने का कार्यक्रम रखा गया है, जो कार्यक्रम 9 अगस्त से 15 अगस्त तक चलेगा। इसके साथ ही हर विधानसभाओं में 60,000 तिरंगा लगाने का कार्यक्रम है। तो कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बृहद स्तर से बनाने के लिए लगातार बैठकों का दौर जारी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बैठक करेंगे, तमाम सारी जो संस्थाएं हैं उनसे बैठक करेंगे। इसके बाद फिर प्रदेश कार्यालय में बैठक का दौर है। तो लगातार इस कार्यक्रम को मजबूती देने के लिए लगातार बैठकों का दौर जारी है। अब से कुछ देर बाद ही बैठक शुरू होने वाली है। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत सभी पदाधिकारियों को अहम जिम्मेदारी दी गई है कि वह अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में हर घर में तिरंगा लगाने का जो कार्य है उसको करें। इसके साथ ही जो तमाम सारे कैबिनेट मंत्री हैं, जो सांसद हैं, उन्हें भी अहम जिम्मेदारी दी गई है। और साथ में ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देर शाम दिल्ली के लिए रवाना होंगे। उनसे कई केंद्रीय नेताओं से मुलाकात का भी जो दौर है वह लगातार जारी है। अभी पिछले दिनों ही वह दिल्ली गए थे, इसके बाद फिर आज वह दिल्ली के लिए रवाना होंगे। कई केंद्रीय नेताओं से उनकी मुलाकात हो सकती है। उत्तराखंड के विकास को लेकर चर्चाएं हो सकती हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन तमाम जानकारियों के लिए। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खास खबरों के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।